आज बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है, काफ़ी रिसर्च इसमें चल रही है और ये एमालगमेशन है बहुत सारे साइंसेस का। तो शुरुआत करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक इंटेलिजेंस है मशीन्स की और वो कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जो ये ऐसे मशीन बनाने की कोशिश करती है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल यानी बनावटी और इंटेलिजेंस यानी जानकारी या दिमाग या सोच। तो जो एआई की टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें आपको जो डेफिनेशन इसकी मिलेगी वो ये डेफिनेशन है, द स्टडी एंड डिज़ाइन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स। यानी उनके उन एजेंट्स का, उन मशीन्स का डिज़ाइन, उनको बनाना और उनको पढ़ना, इन साइंस को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा देते हैं। वेयर एन इंटेलिजेंट सिस्टम, जहाँ पर एक इंटेलिजेंट सिस्टम वो सिस्टम है जो इन्वायरमेंट को, सराउंडिंग को देखेगा और इस टाइप से एक्शन लेगा ताकि जो सक्सेस है, उस काम को करने की जो सक्सेस है उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्चुअली डेफिनेशन है। तो फिर से वही हम दोबारा डिस्कस करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मशीन द्वारा शो की जाएगी, ये एकेडमिक फील्ड है जो कंप्यूटर और या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को बनाती है या बनवाती है जिनमें इंटेलिजेंट बिहेवियर इन्वॉल्व हो। जैसे आप है, जैसे आप सोच सकते हैं, इस तरीके से अगर मशीन सोचे, मशीन करे, तो उसे हम एआई कहेंगे। जॉन मैकार्थी ने, जिन्होंने ये वर्ड कॉइन किया था, इजाद किया था, उनके हिसाब से, उनके अनुसार द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, वो साइंस और इंजीनियरिंग जो इंटेलिजेंट, समझदार मशीन्स को बनाने में काम आती है या उसमें मुफ्तिला है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो मैं जो बेसिक बात करूँगा वो आज अप्रोचेस और टूल्स की बात करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा साइंस इन्वॉल्व है। केवल सरसरी निगाह से हम नहीं देख पाएंगे। थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन में आपको इसके अप्रोचेस का भी दूंगा और जो टूल्स इसमें यूज़ होते हैं देखेंगे आप। अप्रोचेस और टूल जो है काफ़ी आपस में सिमिलर, कहीं ना कहीं वो एक इंटरसेक्शन सेट बनाएंगे, तो उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली दीज टू आर डिफरेंट एस्पेक्ट, अप्रोचेस और टूल्स। तो शुरुआत करते हैं अप्रोचेस से। सबसे पहला अप्रोच है साइबरनेटिक और ब्रेन सिमुलेशन। बहुत पहले से शुरू करूंगा मैं। देखिए 1940 और 1950 ये साइबरनेटिक्स और ब्रेन सिमुलेशन, ये बार बार आगे आएगा, इसलिए इस पर ध्यान से देखिएगा। साइबरनेटिक्स और ब्रेन सिमुलेशन 1940 और 1950, यहाँ पर बहुत सारे रिसर्च दे एक्सप्लोर। वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने न्यूरोलॉजी, मतलब जो दिमाग का साइंस होता है, इंफॉर्मेशन थ्योरी और साइबरनेटिक्स, मैंने साइबर जो इंटरनेट होता है, कंप्यूटर होता है, और नेटिक्स, उनके बीच में जो जानकारी होती है, तो इन तीनों के बीच में कनेक्शन स्थापना की कोशिश की, उसके बारे में स्टडी शुरू की। कुछ लोगों ने इस पर मशीन भी बनाई, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी बनाए जो थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखाते थे। जैसे कि आप बात करें तो डब्ल्यू ग्रे वाटर्स के टर्टल्स हो गए, जॉन हॉपकिंस बीस्ट के उसकी बीस्ट हो गए, तो ये चीज़ें उन्होंने बनाई। और उसके बाद जैसे रिसर्चर्स मिले, उन्होंने मीटिंग की टेलीनोलॉजिकल सोसाइटी जो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में है और रेशियो क्लब इंग्लैंड में, तो वहाँ पर उन्होंने इसके बारे में काफ़ी बात की। लेकिन 1960 में इसको अबैंडन कर दिया गया, इस जो अप्रोच को। लेकिन 1960 में बंद तो कर दिया गया, लेकिन वो आगे चल के 1980 में फिर से रिवाइव होने वाली थी। अब दूसरी अप्रोच थी सिंबॉलिक। ये सब साथ साथ डेवलप हुई, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक डेवलप हुई, ये सब साथ चल रहा है। कहीं अमेरिका में कहीं अलग कुछ का काम चल रहा है, कुछ इंग्लैंड में कुछ काम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ काम चल रहा है, इंडिया में कुछ काम चल रहा है, सब जगह अलग अलग काम चल रहा है, तो सब साथ चलेंगे। तो सिंबॉलिक एक विधा थी, एक और अप्रोच था। तो 1950 में जब ये डिजिटल कंप्यूटर्स की एक्सेस मिलने लगी, तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी छानी गई ह्यूमन इंटेलिजेंस की, ताकि ये जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, क्या इसको सिंबलिक मैनिपुलेशन से दिखाया जा सकता है, सिंबलिक मैनिपुलेशन किया जा सकता है। ख़ास तौर पे कॉलेज मेलन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड और MIT में इसकी अलग अलग तरीके से रिसर्च हुई, सबने अपने तरह से इसको डेवलप किया। और फिर इन्होंने, जॉन साहब ने इन सब जो तीनों जगह चल रही थी उनको नाम दिया गुड ओल्ड फैशन AI, यानी कि गोफाई, गुड ओल्ड फैशन AI। तो 1960 में उसके बाद
सिंबलिक अप्रोच जो है उन्होंने काफ़ी सक्सेस पाई और हाई लेवल थिंकिंग में, और उसके जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी किया गया। फिर उसके बाद साइबरनेटिक्स और न्यूरल नेटवर्क्स, इसको तो मैंने जैसे बताया आपको, साइबरनेटिक्स को तो बंद ही कर दिया, न्यूरल नेटवर्क भी आ गया था उस समय, इसको भी थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया गया, मतलब पीछे के डब्बे में डाल दिया गया। फिर 1960 और 1970 के ये कन्विंस हुआ कि देखिए साहब, सिंबलिक अप्रोचेस है, ये आपको आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की मशीन बनाने में कारगर होंगे। तो बात हो गई, दो की बात कर ली हमने, साइबरनेटिक और सिंबलिक। फिर आए कॉग्निटिव सिमुलेशन। कॉग्निटिव मतलब जो खुद समझ जाए, खुद का समझदार। तो इकोनॉमिस्ट थे हर्बर्ट और एलन। उन्होंने क्या किया, जो ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है और उसको स्टडी किया और उसको फॉर्मलाइज किया, और साथ में ये बोला कि देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको करने के लिए और कॉग्निटिव साइंस, ऑपरेशन रिसर्च और मैनेजमेंट साइंस, इन तीनों को मिला के किया जा सकता है। और इनकी टीम ने क्या किया, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से प्रोग्राम डेवलप किए ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किए जा सके। फिर ये कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी इसका बहुत काम हुआ। तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट किया गया इस जरिए कॉग्निटिव सिमुलेशन से सोर आर्किटेक्चर का 1980 के बीच में। फिर आया लॉजिक बेस्ड, ये अब चौथा आ गया। लॉजिक बेस्ड में जिस तरीके से नेवल और सिमन ने किया था, मैकार्थी ने सोचा, जॉन मैकार्थी जिसकी अभी हमने डेफिनेशन देखी थी एआई की, उन्होंने सोचा कि देखिए ह्यूमन थॉट को सिमुलेट करने के लिए अगर ये कुछ और तरीका देखें तो कैसा रहेगा कि क्या एल्गोरिथम जो हम यूज़ करते हैं, हमारी जो बेसिक आइडिया होता है वो रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, तो उसका एसेंस इन्होंने निकाला। तो लॉजिक बेस, हम तो लॉजिक पे चलते हैं ना। तो उनकी जो लेबोरेटरी थी स्टैनफोर्ड, वहाँ पर उन्होंने लॉजिक को लिया कि लॉजिक सॉल्व करें, जिसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है, प्लानिंग एंड लर्निंग है। लॉजिक उनका फोकस था, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग में भी इस फोकस था। और फिर उसके बाद इसी बेस पे, लॉजिक बेस पे फिर आया प्रोलॉग। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाई गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह सकते हैं इसको। और फिर लॉजिक प्रोग्रामिंग शुरू हुई। तो देखिए लॉजिक भी एआई में किस तरीके से, लॉजिक ने किस तरीके से एआई को बनाया, डेवलप किया। फिर आया एंटी लॉजिक और स्क्रफी। अब जो एमआईटी में रिसर्चर थे मैरविन और सीमोर, उन्होंने ये कहा, उनका कुछ एक विजन था, जैसे अगर डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम, ये जो विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, वो एड हॉक सोल्यूशन चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा कोई सिंपल या जनरल प्रिंसिपल नहीं जा सकता, जैसे लॉजिक की बात की थी अभी हमने जस्ट पहले देखा। तो उन्होंने ये कहा कि हम इसमें एंटी लॉजिक लगाते हैं, उसको उन्होंने कहा स्क्रफी। तो नीट पैराडाइम्स कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड में बनाया गया। उन्होंने कहा जो नीट पैराडाइम आप बना रहे हैं ना, हम उसको अननीट करते हैं, एंटी लॉजिक लगाते हैं। तो कॉमन सेंस नॉलेज बेस, जैसे जिस तरीके से एग्जांपल है डोल एंड सिग, वो स्क्रफी का एक एग्जांपल है। और ये हाथ से बनाते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। तो एंटी लॉजिक और स्क्रफी वाली भी चीज़ आई एआई में। फिर आया नॉलेज बेस्ड। अब थोड़ा सा मेमोरीज कंप्यूटर में बढ़ने लगी और नॉलेज, क्योंकि जब मेमोरी आ गई तो नॉलेज भी आ गई। तो मेमोरी जितनी ज़्यादा आ गई, तो ये जो नॉलेज रेवोल्यूशन हो गया, ये नॉलेज रेवोल्यूशन हुआ, वहाँ पर एक्सपर्ट सिस्टम का इंट्रोडक्शन शुरू किया, जिसको एडवर्ड ने इंट्रोड्यूस किया। तो ये पहला सक्सेसफुल एआई सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया नॉलेज रेवोल्यूशन नाम से। और नॉलेज रेवोल्यूशन लिए यहाँ पर ये छोटे छोटे एप्लीकेशन उन्होंने इसके तहत चला के दिखाया। तो इसको आप मान सकते हैं नॉलेज बेस्ड पहला एआई सॉफ्टवेयर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। फिर आए जो सब सिंबल है, ये भी सब साथ में चल रही है, सारी की सारी जो अप्रोच है सब साथ में चल रही है। और ये देखिए आगे चल के ये सारे अप्रोचेस जो है ना आपस में मिलेंगी, या कुछ एक दूसरे आपस में इस तरीके से अच्छी अच्छी चीज़ें ले लेंगी ताकि और अच्छी चीज़ें बनाई जा सके। फिर सब सिंबलिक आया। अब 1980s में जो सिंबलिक एआई था, जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और उन्होंने कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व की, लेकिन
would never be able to imitate all the process. सिंबलिक सारी तो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, जैसे ह्यूमन कॉग्निशन हो गया, जैसे परसेप्शन, रोबोटिक्स, लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, सारी तो हो नहीं पा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो कई रिसर्चर्स, अब उन्होंने कहा कि सिंबलिक नहीं, सब सिंबलिक, सिंबल से भी नीचे, सिंबल को और तोड़ के वो अप्रोचेस उन्होंने लगाने की कोशिश की, तो इसे सिर्फ सिंबलिक कहते हैं। फिर आए बॉटम अप, एम्बॉडीड, सिचुएटेड और बिहेवियर बेस्ड और नोवेल एआई। अब जैसे रॉडनी साहब थे जो रोबोटिक्स से रिलेटेड थे, उन्होंने क्या किया, सीधा सिंबलिक एआई को तो हटा ही दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए ये जो है रोबोट को मूव करना है, सर्वाइव करना, उसमें तो ये बिल्कुल नहीं चलेंगे, ये काम ही नहीं करेंगे। तो उनका जो व्यू पॉइंट था वो सीधा वहाँ पहुंचा साइबरनेटिक्स। याद है हमने साइबरनेटिक्स सबसे पहला अप्रोच देखा था, ये साइबरनेटिक्स पे गए 1950 में, जिसकी उत्पत्ति हुई थी। और फिर उन्होंने उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस किया कंट्रोल थ्योरी के साथ, और फिर जो डेवलपमेंट ऑफ एम्बॉडीड माइंड थीसिस, यहाँ पर इन सब चीज़ों को यूज़ करके कॉग्निटिव साइंस को मिला के अब जो बॉडी है, जैसे अल्टीमेटली तो आपको ऐसी मशीन बनानी है जो आप इधर काम कर सके, आप इधर सोच सके, तो मूवमेंट हो गया, परसेप्शन हो गया, विजुअलाइजेशन होगा, वहाँ पर हायर इंटेलिजेंस चाहिए। तो उन्होंने ये सब मिला के फिर ये जो देखिए सारी जो चीज़ दिख रही है वो मिला के काम किया। फिर आए कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्ट कंप्यूटिंग। अब न्यूरल नेटवर्क भी काफ़ी लोग जिसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कनेक्शनिज्म था इसमें, कनेक्टेड था ना अपने दिमाग में जैसे न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क जो है वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल था, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का एक एग्जाम्पल था, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग। तो इसमें आपका सर्टेनिटी, एक जो देयर आर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड विद कंप्लीट लॉजिकल सर्टेनिटी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो लॉजिकल सर्टेनिटी से सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर आपने ये बोल दिया कि देखिए साहब ये आएगा तो ये करिए, वो तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो न्यूरल नेटवर्क्स आया वहाँ पर। तो न्यूरल नेटवर्क्स ने जैसे फजी के साथ मिलके एवोल्यूशनरी कंप्यूटेशन में, और ये स्टैटिस्टिकल टूल्स को एक चीज़ को नहीं लगा सकते अप्रोच को, तो ये सब चीज़ें लगा के फिर उसके बाद ये सॉफ्ट कंप्यूटिंग को एआई में लगाया, और उसके बाद कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, एक नई डिसिप्लिन शुरू हुई, कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, ये जो यहाँ पर है, ये भी एक अप्रोच है। तो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। स्टैटिस्टिकल्स तो आप जानते हैं, स्टैटिस्टिक्स इसमें लगाया जाता है, और जो स्टैटिस्टिक्स की मेन बात ये होती है कि आप ट्रूली साइंटिफिक अगर कोई बात कर रहे हैं तो वो मेजरेबल होना चाहिए, वेरीफाइबल होना चाहिए। ऐसे कोई भी चीज़ हवा में है, कोई भी चीज़ मन में नहीं चलती है, कोई भी चीज़ जब तक मेजरेबल नहीं है, वेरीफाइबल नहीं है, तो उसके लिए आपका स्टैटिस्टिक्स आई। तो अब स्टैटिस्टिक्स जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसको कोलैबोरेशन किया, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स तो मैथमेटिक्स में आता है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इन सबको मिलाया, और उसके बाद स्टुअर्ट और पीटर ने उनमें ये रेवोल्यूशन और विक्ट्री ऑफ द नीड्स, क्योंकि ये मेजरेबल है और क्वांटिफाइबल है। तो स्टैटिस्टिकल जो हम नॉर्मल स्टैटिस्टिक्स जानते हैं ना, वही अप्रोचेस है ये। फिर उसके बाद इंटीग्रेटिंग द अप्रोचेस, अब इंटीग्रेट किया जाए। एक से तो काम नहीं चला, दो से काम नहीं चला, तो जिनसे काम नहीं चला उन सबको मिलाया गया। तो ये जो पूरी बात है ना, सब सिंबॉलिक को किसी और के साथ मिला दिया, और ये जो मिलाने की बात है वो यहाँ पर कही गई है कि रिसर्चर एक्चुअली फाउंड आउट कि देखिए एक से काम चलेगा, आप सब सिंबॉलिक न्यूरल नेटवर्क, एक देखिए लॉजिक सिंबॉलिक न्यूरल नेटवर्क मिलाइए, एंड देन देयर आर वेरियस न्यू अप्रोचेस व्हिच वर फाउंड। इन सबको मिला के फिर देखा गया कि कौन सी चीज़ अच्छी काम करती है। एजेंट आर्किटेक्चर्स और कॉग्निटिव आर्किटेक्चर्स, अब ये भी एक मल्टी एजेंट, क्योंकि उस तरीके से रिसर्चर्स ने इंटेलिजेंस सिस्टम बनाए हैं जो इन सबको यूज़ करते हैं। कॉग्निटिव यानी कि आपकी सोच पहले से ही, जो ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है, कॉग्निटिव होता है। वो गाड़ी आती है, देख लेता है सामने से गाड़ी आ रही है कि हाँ भाई देखो मुझे साइड हटना है और नेक्स्ट मिनट रुकना। तो इस आर्किटेक्चर जो एजेंट आर्किटेक्चर था इन्होंने बनाया रोडनी ने, और उसका बेस क्या था, कॉग्निटिव आर्किटेक्चर। तो उन्होंने अर्ली प्रपोजल दिया और हायरार्किकल सिस्टम बनाया। तो ये जो सारे अप्रोचेस थे ये सब मिलजुल के काम करते हैं, और उनको अप्लाई करने के लिए टूल्स होते हैं, जैसे सर्च ऑप्टिमाइजेशन को यूज़ भी किया गया, लॉजिक, प्रोबेबिलिस्टिक, क्लासिफायर, न्यूरल, डीप न्यूरल नेटवर्क, कंट्रोल थ्योरी, लैंग्वेजेस, इन सब में इसका उपयोग किया गया। तो
अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो उन टूल्स के बारे में बात करना जा रहा हूँ जो एआई में यूज़ होते हैं और एआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोचेस हमने देख ली, क्या क्या लोगों ने कोशिश की, क्या क्या तैयारी की। सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन। सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि इस ऑप्टिमाइज अल्टीमेटली क्या है कि आपके पास लिम है, ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट है, ये वाला काम कराना है ना, तो आपको कुछ इस तरीके से एल्गोरिथम प्लान करने पड़ेंगे ताकि जैसे आपका हिल क्लाइंबिंग, ब्लाइंड हिल क्लाइंबिंग है कि यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए। और रोबोट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रोबोट का काम तो यही है कि वो आराम से देखते 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 आगे बढ़े। लेकिन इसके अलावा ऐसी सर्चिंग टेक्निक आए और इस तरीके से ऑप्टिमाइज सर्चिंग टेक्निक आए कि आपका जो काम है, जो एक ह्यूमन बीइंग जिस तरीके से करता है उस तरीके से एक मशीन भी कर सके। तो सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन एक आपका टूल है। लॉजिक जैसे आप लॉजिक बटन ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, 1 और 0 होता है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं चलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसमें तो 1 और 0 के बीच में भी आएगा। तो देखिए बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक आया, प्रोपोजिशनल लॉजिक, सेंटेंशियल लॉजिक आए, तो उसमें फजी लॉजिक भी आया। फजी लॉजिक ने और इसको और बेहतरीन कर दिया कि देखिए ये बहुत अच्छा, बहुत बुरा, ये सब अच्छा या बुरा नहीं है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इस तरीके की चीज़ें भी आ गई इसमें। तो अब इनके एक्सटेंशन जो है ये लॉजिक के एक्सटेंशन, जैसे आपका डिस्क्रिप्शन लॉजिक्स है, सिचुएशन कैलकुलस है, इवेंट कैलकुलस है, फ्लुएंट कैलकुलस है, ये भी आपका कैजुअल कैलकुलस है, बिलीफ कैलकुलस है, मॉडल कैलकुलस, लॉजिक्स है। ये सारे लॉजिक में देखिए, ये लॉजिक आपने शायद ही सुने हो, ये सब लॉजिक, ये सारे लॉजिक यूज होते हैं आपके एज अ टूल इन एआई। फिर प्रोबेबिलिस्टिक मेथड आए अनसर्टेन रीजनिंग के लिए। अब यहाँ पर सर्टेन रीजनिंग तो है नहीं जहाँ तक एआई की बात करेंगे, क्योंकि आपके पास इनकम्प्लीट और अनसर्टेन इन्फॉर्मेशन होता है। तो बेस्ड नेटवर्क है, बेस्ड नेटवर्क जो है वो आपके रीजनिंग के लिए, प्लानिंग के लिए और परसेप्शन के लिए यूज होने लगे। और यही इसका एक बहुत बढ़िया टूल है कि प्रोबेबिलिस्टिक एल्गोरिथम आपके फिल्टरिंग, प्रेडिक्शन, स्मूथिंग, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा, इस तरीके से आपका यूज होने लगे, जैसे कि आपका हिडन मार्कोव मॉडल्स और कारमेन फिल्टर्स। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक मेथड्स हैं जो एक टूल है एआई के। फिर क्लासीफायर और स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड। अब क्लासिफिकेशन ये है, अगर आप एक एआई एप्लीकेशन की बात करें तो 2 भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं, क्लासीफायर और एक कंट्रोलर। क्लासीफायर मतलब इफ शाइनी देन डायमंड, अगर कुछ चीज़ शाइनिंग दिख रही है तो वो डायमंड है। कंट्रोलर क्या है, अगर शाइनी है तो पिकअप करो, उठाओ। ये जो चीज़ है क्लासिफिकेशन, इमेज प्रोसेसिंग वाले बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कि आप लर्न कराओ, आप डिवाइस को लर्न कराओ और लर्न करने के में आप पैटर्न बनाओ, पैटर्न बनाइए, उसको ग्रुप में डिवाइड करिए और ट्रेनिंग कराइए। देखिए क्लासिफिकेशन में आप ट्रेनिंग कराइए कि, और जब एक बार ट्रेनिंग हो गई तो अब वो हमेशा जो क्लासिफिकेशन करेगा वो वैसे ही करेगा। तो इसमें क्या होता है कि एक 2 टाइप के आपके होते हैं इसमें, एक सुपरवाइज्ड होता है, एक अनसुपरवाइज्ड होता है। तो इसके बहुत सारे आपके टूल्स हैं आपके पास जो डेवलप हो चुके हैं, SVM, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम, गॉसियन मिक्सचर मॉडल, नेव्स बेरियर क्लासिफायर और डिसीजन ट्री। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी जो मैं बात कर रहा हूँ यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ तक कि क्लासिफायर और स्टैटिस्टिकल लर्निंग मेथड का सवाल है। फिर न्यूरल नेटवर्क तो देखिए ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। न्यूरल नेटवर्क मतलब दिमाग, न्यूरॉन्स हैं इसमें। तो आपके जो साहब थे फ्रैंक, जिन्होंने परसेप्ट्रॉन, और पॉल जिन्होंने बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम बनाया। बस आपके पास एक इनपुट है, आउटपुट है, बीच में बहुत सारी लेयर्स हैं और इनपुट और आउटपुट में बहुत सारी जो हिडन लेयर्स हैं। आप इस तरीके से वेट मैनेज करते हैं कि एक ऑप्टिमाइज्ड आपको सॉल्यूशन मिले। ये न्यूरल नेटवर्क आप इसको ट्रेन कर देते हैं, जैसे आप दिमाग को ट्रेन करते हैं। बच्चा होता है, बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर 5 साल के बच्चे को देखेंगे तो एक महीने के बच्चे से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। 10 साल का बच्चा 5 साल से इंटेलिजेंट होता है। वो उसका क्या होता है, उसका जो न्यूरल नेटवर्क है वो आपने वो कर दिया, मतलब इंटेलिजेंट कर दिया। तो ये न्यूरल नेटवर्क आप लगाएंगे जैसे आपके हेबियन लर्निंग और कंप्यूटेटिव लर्निंग है। ये भी टूल्स हैं एआई के। डीप न्यूरल नेटवर्क, अब डीप न्यूरल नेटवर्क ये है कि ऊपर जो सुपरफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये कई जगह काम नहीं आते, क्योंकि हमको मल्टीपल हिडन लेयर्स होती है ना इसके बीच में। तो शैलो आर्टिफिशियल नेटवर्क से कहीं अगर काम नहीं चलता है तो और कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप इसमें आती है। तो और भी इसमें आपके डीप न्यूरल नेटवर्क, यानी कि बहुत सारी इसके अंदर डीप नॉन लीनियर हिडन यूनिट्स होंगी और बहुत सारा वेरी लार्ज आउटपुट लेयर, और आउटपुट लेयर भी बड़ी होगी। तो इसे हम डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। तो कंट्रोल थ्योरी ये साइबरनेटिक्स का ग्रैंड चाइल्ड है, इसके भी बहुत एप्लीकेशंस है रोबोटिक्स में। फिर लैंग्वेजेस देख लीजिए, लैंग्वेजेस जैसे
अगर आप बात करें एआई रिसर्च की तो हमने पहले भी डिस्कस किया प्रोलॉग और लिस्प पे। लिस्प और प्रोलॉग स्पेसिफिकली एआई की लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एआई में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड है तो लिस्प और प्रोलॉग आपको आगे जाके सीखनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आप एआई से सॉल्व कर सकते हैं। क्यों इतना बात हो रही है, क्यों इतना बर्निंग टॉपिक है आज भी? 1950 से कहाँ शुरू हुआ था और आज 2015 की बात चल रही है, आज भी इतना बर्निंग टॉपिक है। क्योंकि डिडक्शन, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोशन मैनिपुलेशन, नेचुरल प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सोशल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें इससे सॉल्व हो सकती हैं और हो भी रही है। एडवांटेजेस देखिएगा इसका, आराम से आपका स्ट्रेस दूर कर सकती है। कॉम्प्लेक्स वर्क आराम से कोई भी मशीन ले सकती है जो ह्यूमन इतने आसानी से ना ले सके, और ह्यूमन से फास्ट ही होगा मशीन है। अनएक्सप्लोर्ड थिंग जैसे आउटर स्पेस है, अगर आप रोबोटिक्स यूज़ कर सकते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एरर डिफेक्ट बहुत कम होंगे, और फंक्शंस तो जैसे मैंने बताया इनफाइनाइट है, क्योंकि जितने भी जहाँ भी इसको यूज़ करें, इसको ट्रेन कर दें, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर है तो कहीं भी काम कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा ह्यूमन टच तो है, कम है, जहाँ पर ह्यूमन बींग नहीं होगा, ह्यूमन बींग का कंट्रोल नहीं होगा, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस तो खैर करेगा ही करेगा, ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगा तो ह्यूमंस क्या करेंगे? और मैल फंक्शन भी कर सकता है अगर उसको गलत प्रोग्रामिंग हो गई उसको, और मिसयूज़ किया जा सकता है मास स्केल डिस्ट्रक्शन, ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज, जिसको ध्यान रखना पड़ेगा जो भी एआई में इंटरेस्टेड है, जो आज ये सुन रहे हैं। एप्लीकेशन अगेन, जेस्चर रिकग्निशन, इंडिविजुअल वॉइस रिकग्निशन, ग्लोबल वॉइस रिकग्निशन, फेशियल एक्सप्रेशन रिकग्निशन, रोबोट एप्लीकेशन, इतने सारे, मैं थक जाऊंगा, लेकिन ये इसके एप्लीकेशंस कम नहीं होंगे। तो होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था।